ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर पर सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, हिंदी दिवस के साथ ही आरंभ हो जाता है हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह। इसे हम पूरे उत्साह के साथ मनाते आए हैं, परंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण काल के चलते ये उत्साह फीका पड़ गया है। हिंदी पखवाड़े का आयोजन हम कैसे करते हैं, हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला सरकार की ओर से कई सम्मान से सम्मानित महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर के हिंदी अधिकारी श्री विश्वरूप पाल जी ने। हमने इनसे फोन पर बात की। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे हिंदी अधिकारी विश्वरूप पाल जी। विश्वरूप पाल जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, अभिनंदन कर रही हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आपको। हाँ, धन्यवाद कल्पना जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जी, बेशक हिंदी दिवस निकल चुका है, लेकिन हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। हिंदी पखवाड़े को प्रतिवर्ष हम लोग बहुत जोर शोर से मनाते रहे हैं, काफी आयोजन करते हैं और उसको बहुत पूरी तरीके से पूरे उत्साह के साथ हम इस पखवाड़े को मनाते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप पहले अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं के लिए दे दीजिए और फिर उसके बाद में हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की बात हम आपसे करते हैं। जी बिल्कुल। मैं प्रधान महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर में हिंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैं इससे पूर्व भोपाल में इसी कार्यालय में पदस्थ था और करीब हिंदी की सेवा करते हुए हिंदी से भी मुझे जो 28वां साल है ये मेरा। बहुत सही। जी जी। भारत सरकार के सचिव द्वारा मुझे वर्ष 2010, 11 और 12 में सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र देके जी। और उसके बाद मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने 2010 में मुझे सम्मानित किया। बहुत हिंदी से भी सम्मान से। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी और बधाई। आपको इतना सम्मान दिया गया और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के महत्व के विषय में आप और खास तौर पर हिंदी पखवाड़े हम किस तरीके से मनाते हैं, क्या करते हैं, इसकी जानकारी आपसे अपने श्रोताओं के लिए चाहते हैं। जी जी, मैं सबसे पहले जो हिंदी के बारे में ये कहना चाहूँगा जी कि जब भी हम हिंदी के बारे में बात करते हैं तो एक जो शब्द उसके साथ जुड़ जाता है प्रचार और प्रसार। जी। तो जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं या गैर सरकारी स्तर पे भी कार्यक्रम होते हैं हिंदी को लेकर, उसका मूल उद्देश्य यही है कि उसका प्रचार और प्रसार है। तो जैसा कि सबको पहले से ही पता है कि संविधान सभा ने सन 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। बिल्कुल जी। और हिंदी राजभाषा तो बाद में बनी, ये पहले राष्ट्रभाषा है हमारी। और स्वतंत्रता संग्राम जो पूरा हिंदी के सहारे ही चला है। जी जी। और मुझे ये कहते हुए गर्व मतलब होता है कि उस समय अंग्रेजी का बोलबाला ज्यादा था और उसके बावजूद भी जो भी आम जनता को स्वतंत्रता संग्राम में जोड़ा गया गांधी जी के द्वारा जी, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा या जो भी हमारे बड़े नेता थे, वो सभी लोग ये जानते थे कि एक भारतीय भाषा जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है और संपर्क भाषा है, उसके बिना हमारा स्वतंत्रता
संग्राम नहीं बढ़ सकता। जी जी। और भारत सरकार ने इस बात को समझते हुए और भारत के जो संविधान निर्माताओं ने इस महत्व को समझा और इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया। जी। अब मैं आता हूँ कि इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जो मैं हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह, हिंदी जो पखवाड़ा, या कई जगह हिंदी मास भी मनाया जाता है। अच्छा। और विशेष रूप से ये दो भागों में इसको बांट सकते हैं। तो शासकीय जो आयोजन होते हैं जी। और कुछ गैर शासकीय भी आयोजन जो होते हैं, जो स्वयं सेवी संस्थाएं भी करती हैं। तो मैं पहले शासकीय आयोजन के बारे में मैं बात कर लूं। जी बिल्कुल। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये होता है, जो कर्मचारी वृंद हैं उनको हिंदी में काम करने के लिए, मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना। वैसे तो बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं पहले से ही लागू हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि एक शासकीय जो अधिकारी के रूप में, एक हिंदी अधिकारी के रूप में, या जो भी शासकीय संस्थाओं से जुड़े हैं इस कार्य से, उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है इस काम में, वो उस पर चर्चा करना जरूरी है जी। कि जो कर्मचारी वृंद हैं वो 3 श्रेणियों में आते हैं। पहले तो वो जिनकी मातृभाषा पहले से हिंदी है, तो उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। दूसरे वो कर्मचारी होते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वो हिंदी में प्रवीणता रखते हैं, तो उनके लिए भी इतनी दिक्कत की बात नहीं है। जो तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जो देश के अन्य भूभाग से आते हैं और केंद्र सरकार की सेवा में आते हैं और जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो केंद्र सरकार ने मूल रूप से जो योजना तैयार की है वो ये है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं और जो प्रवीणता प्राप्त है उनको नियमानुसार हिंदी में ही काम करना है, ये उनके लिए एक आदेश है। ठीक है। और दूसरे जो तीसरी प्रकार की श्रेणी के कर्मचारी उनके लिए है प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की जाती है। तो जो 10वीं कक्षा के जो बराबर जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वो हिंदी शिक्षण योजना है भारत सरकार की, उसके तहत। अच्छा। और वो 10वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होती है उसको जो पास करने पर उनको जो ये माना जाता है कि उनको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो गया है। ठीक। तो 2025 तक ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने जी। और इसी सिलसिले में जो हिंदी दिवस पे मैं आता हूँ वापस और हिंदी पखवाड़े पे जी जी, तो हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हिंदी पखवाड़े के आयोजन में शामिल करें, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे प्रतिभागियों के रूप में हो, क्योंकि बहुत सारी प्रतियोगिताएं उनके लिए आयोजित की जाती हैं जी जी। और जो कई तो ऐसी होती हैं जो प्रवीणता प्राप्त है उनके लिए होती हैं, जैसे मान लीजिए कि उनके लिए हमने निबंध लेखन लिखा या इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं। और कुछ बहुत आम जो प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें सभी लोग आ सकते हैं और उनको कोई दुविधा नहीं होती कि भाई मेरे हिंदी का स्तर कितना है। अब जैसे हमने हमारे कार्यालय में एक नई प्रतियोगिता रखी थी, वो ये था कि हिंदी भाषा के माध्यम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। इसमें आपका जी, जिसमें हिंदी से संबंधित भी और हिंदी से बाहर जाके जो भी चीजें हैं, तो जो हमारे आसपास जो करंट अफेयर्स हैं या जो भी चीजें हैं, राजनीतिक घटनाक्रम इत्यादि, अन्य जो सामान्य ज्ञान की चीजें, उन सब के बारे में प्रश्नावली होती है जी जी। और वो ऑन द स्पॉट होता है कि बिल्कुल तात्कालिक रूप से। उसमें बहुत ही वो इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत सारे लोग, और बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसी में आना चाहते हैं। अच्छा। और उससे हमें बहुत प्रोत्साहन जो लोग कार्यान्वयन के क्षेत्र में हैं, हम लोग हिंदी सेल के लोग हैं जी जी, उनको भी ये बहुत जो प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ भाई, जो हिंदी पखवाड़े में इतने अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। मैंने देखा है कि इस प्रतियोगिता में लोग बड़े
उत्साह से आगे बढ़ करके भाग लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। उसके अलावा जैसे साहित्यिक अभिरुचि के लोग होते हैं जी। तो उनके लिए हमने काव्य पाठ, स्वरचित काव्य पाठ रखा है। और जैसे प्रकार के अन्य आयोजन हैं तो वो उनकी जो रुचि के अनुसार हैं। और कुछ नारा प्रतियोगिताएं होती हैं तो मतलब हिंदी के संबंध में जो भी नारा है उसके महत्व को समझाते हुए या देश को एकता के सूत्र में बांधने से संबंधित हो या किसी महापुरुष के द्वारा कहे हुए कोई जो मतलब वचनों और उसी को आगे ले जाना है, उसको और पल्लवित करना। तो ये सारी जो है प्रतियोगिताएं हम जो यहाँ पे हिंदी पखवाड़े में आयोजित करते हैं। जी 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 जी। और इसके अलावा कुछ प्रतियोगिताएं जो ऐसी होती विशुद्ध रूप से जो शासकीय जो कार्य से एकदम सीधे सीधे संबंध रखती हैं। और उसमें जैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग जो होती है, प्रारूपण और जो टिप्पण लेखन, उसके बाद जो कंप्यूटर पे हिंदी जो टाइपिंग जो प्रतियोगिता रखी जाती है। फिर जो है कई बार जो क्या शासकीय कार्य में अनुवाद का बहुत महत्व है, हिंदी से अंग्रेजी या तो अंग्रेजी से हिंदी। तो ये भी प्रयास किया जाता है, अगर बहुत सारे लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं तो हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे भारत सरकार की एक जो एजेंसी है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार के आदेश हैं जो भी शासकीय कार्य किया जाए वो उन्हीं के शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए किया जाए। और मैं उसका पूर्ण समर्थक हूँ, इसलिए भी उसमें कई अंग्रेजी के शब्द को भी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो मैं उन लोगों से थोड़ा अलग सोचता हूँ जो बिल्कुल जो विशुद्धतावादी हैं कि केवल संस्कृत शब्दों का ही जो प्रयोग होना चाहिए। तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो शब्दावली का निर्माण किया उसमें सभी प्रकार के शब्द हैं जो शब्द प्रचलन में होते हैं। भाषा का मूल उद्देश्य उसका प्रवाह और उसके जो भी अभिव्यक्ति रखी जाए वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जी जी। तो ये दो लक्ष्य जो सामने रखते हुए हम पारिभाषिक शब्दावली के हिंदी अर्थ या हिंदी में लिखे हैं तो उनका अंग्रेजी अर्थ, तो जो उस टाइप की चीजें हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। लोग उसमें बहुत भाग लेते हैं जिनकी हिंदी बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन वो करते हैं अपना काम हिंदी में प्रयास से और वो उनमें शामिल होना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल जी सही है। और बल्कि हिंदी दिवस आने से पहले लोग करीब 15-20 दिन पहले, महीने भर से पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि इस प्रतियोगिता में हमें भाग लेना है तो हमें क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मानसिक इसमें अपने आप को तैयार करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हिंदी जो दिवस है और हिंदी जो पखवाड़ा है जी, अब इसने एक जो उत्सव का रूप ले लिया है। लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली इस बार ये नहीं हो पा रहा है दैवी कारण से। तो लेकिन लोगों के उत्साह में मैंने कल भी कोई कमी नहीं मतलब देखी। और हमारे यहाँ पर जो प्रतिमा जो है प्रतीकात्मक जो रूप से कुछ उच्च जो अधिकारियों के सानिध्य में हम लोगों ने थोड़ा सा जो मतलब सरस्वती पूजन इत्यादि और गृह मंत्री जी के संदेश जो था उसका वाचन जी, और हमारे जो कार्यालय प्रमुख हैं तो उनका संबोधन, बस ये बहुत ही जो संक्षिप्त कार्यक्रम था जी जी। और इसका उद्देश्य ये था कि वो जो खालीपन है वो खालीपन ना रहे। बिल्कुल। ये परंपरा की एक जो 47 से पूर्व की परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन भी हो जाए और कोविड काल की जो प्रोटोकॉल है उसको भी माना जाए जी जी, और सभी सुरक्षा भी देखी जाए। बहुत सही छोटा जी कोविड के प्रोटोकॉल को तो मानना ही होगा। जो भी जी सारी एडवाइजरी जारी करी गई है, जो कुछ भी सलाहें दी गई हैं सरकारी तौर पे, वो तो हमें मानना ही होगा। सभी की सुरक्षा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से कार्यालय में जो संपन्न किया उसकी जानकारी दी। अब आगे बताइए सर। जी, मैं थोड़ा सा हिंदी के ये बारे में चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि जैसे आम जनता होती जो इस समय सुन रहे होंगे
जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनको तो पहले से कुछ चीजें पता ही होती हैं कि ये बहुत ही एक दिलचस्प बात है कि संविधान सभा में हिंदी को कैसे अंगीकार किया गया। तो सिर्फ उसमें एक मत का अंतर था। अच्छा। और जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे अंतरिम, तो जो उन्होंने अपना एक वोट जो है हिंदी के पक्ष में दिया कि हिंदी पढ़ना है कि अंग्रेजी पढ़ना है। जी जी। तो इस तरह से हिंदी जो भारत की राजभाषा बन गई, लेकिन ये किसी तरह हिंदी के महत्व को कम नहीं करती, क्योंकि हिंदी पहले से ही, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि हिंदी जन्म भाषा थी, हिंदी संपर्क भाषा थी और हिंदी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की भाषा है। बिल्कुल। तो सिर्फ ये नहीं कि 47 के बाद ही सरकार ने कुछ किया हो तो इसलिए हिंदी का महत्व, ऐसा नहीं है। हिंदी जो है पिछले 150 साल से अपने वर्तमान स्वरूप में विद्यमान थी और इसीलिए उसको जो सरकार को अंगीकार करना पड़ा। तो ये पहले से ये किसी की मोहताज नहीं थी कि उसको सरकारी संरक्षण मिले तो ही वो आगे आएगी। जी जी। लेकिन इसका ये सरकारी संरक्षण की बात भी नहीं है, ये इसका महत्व ये है कि भारत की अस्मिता का सवाल था जी। कि भाई हम इतने परतंत्र हैं कि हम जो विदेशी भाषा को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज मान लें और जो कोई भी भारतीय भाषा के लिए सक्षम नहीं है। इसमें कई भाषाएं सक्षम थी, उनका दावा भी था और बिल्कुल सही था वो दावा। उसमें बांग्ला थी, मराठी था, तमिल था और ये काफी समृद्ध मतलब भाषा। हिंदी जो है किसी को कम करके आगे बढ़ेगी ये उसका उद्देश्य नहीं था। उसका उद्देश्य ये था कि जो भाषा सबको साथ लेके चले। बिल्कुल, जैसे कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। तो भाषा ही वो वाहक है जो आपको मुझसे जोड़ती है, मुझे और लोगों से और सबसे, जो भी इस समय श्रोता है। बिल्कुल। तो चूंकि शासकीय कार्य के लिए एक संविधान है, तो मैं एक संक्षेप में परिचय दूंगा कि संविधान के भाग 5, 6 और 17 में हिंदी जो राजभाषा है उसके लिए कहा गया है और उसमें कार्यपालिका, विधायिका, जो न्यायपालिका है उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। तो अभी जो हम लोग शासकीय जो कार्य होते हैं वो जनता के लिए ही होते हैं जी। तो जोर इसी पे है कि जो कार्यपालिका का जो इसमें रोल है, जो महत्व है वो अंकित किया जाए। वो है अनुच्छेद 343(1)(2)(3), जिसके तहत हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया और देवनागरी लिपि में। जी जी। और दूसरा ये कहा गया है कि अंग्रेजी जो है संविधान लागू होने के 15 साल तक तब तक रहेगी उन प्रयोगों के लिए जो संविधान लागू होने से पहले थी। और तीसरा ये कहा गया था कि इसके बाद जो संसद 15 साल के बाद एक कानून बना के और मतलब हिंदी अंग्रेजी को साथ रख सकती है। क्योंकि अभी भी देश के बहुत से दक्षिण के प्रांत के लोग हैं जो हिंदी में प्रशिक्षित नहीं है। बिल्कुल। तो शायद जो इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया कि अंग्रेजी जो है कुछ समय तक और सहज राजभाषा के जो है रूप में चले। लेकिन मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ कि ना तो हिंदी को अंग्रेजी से परेशानी है और ना जैसी अन्य भारतीय भाषाओं से। सभी लोग जो एक साथ रह सकते हैं और अस्तित्व में रह सकते हैं। और मैं इस विचारधारा का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ कि हमें किसी दूसरी भाषा का विरोध करके हिंदी को आगे ले जाना, बल्कि हम सबको अपने स्तर पे हिंदी को आगे ले जाना है। ठीक कह रहे हैं आप। तो जी बिल्कुल। और मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक हिंदी रोजगार उन्मुख नहीं होगी तब तक लोग उसको अपनाएंगे नहीं, दूसरे जो प्रदेशों के लोग हैं। जी जी। और मुझे इस बात की खुशी है कि काफी समय से मैंने नोटिस किया है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर अब हिंदी में लिखने लगी हैं। जी। और उनके जो विज्ञापन आते हैं वो हिंदी में होते हैं। तो ये बहुत ही एक जो है शुभ संकेत है कि हिंदी का प्रचार हो रहा है। केवल साहित्य और सरकारी तंत्र के सहारे ही नहीं आगे बढ़ा जा। जी। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है।
और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो अखबार की हिंदी है उसमें हिंदी अंग्रेजी के शब्द मिले हुए होते हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि आज अगर अंग्रेजी में ज्यादा काम जो हो रहा है मतलब दुनिया में, तो उसका कारण ये है कि अंग्रेजी ने अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है जी। और उसने हिंदी से भी किया है, उर्दू से भी किया है, संस्कृत से भी किया है और अन्य भाषाओं से भी। बिल्कुल। तो जो राजभाषा एक्ट है, राजभाषा नियम है और संविधान के प्रावधान है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि हमें मूलतः संस्कृत से लेना है शब्द भंडार और उसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं से। उसके बाद जो भी शब्द प्रचलन में है, जिसे लोग पसंद करते हैं या जो भाषा को प्रभावमान बनाते हैं, तो उसको भी लेना है। ऐसा परहेज कोई नहीं। जी 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 जी। तो ऐसा कोई परहेज नहीं है हिंदी को कि अन्य मतलब भाषाओं के शब्दों से। तो मुझे बिल्कुल नहीं जो लगता कि किसी को घबराने की आवश्यकता है कि अगर हम दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपना लेंगे तो हिंदी का महत्व कुछ कम हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। जी जी ठीक है। ये तो बात हुई कुछ सरकारी तौर पर। जी जी। आता कि कुछ जो गैर सरकारी हैं, जो अशासकीय जो जी 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 मैं उन पे आऊंगा जी। अब जैसे इसमें जो गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, इसमें मुख्यतः 2 कोटि की जो संस्थाएं हैं। और ये जो एक तो वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी कुछ जो कोर्सेज चलते हैं, डिग्री चलती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, साहित्य सम्मेलन प्रयाग और इसके अलावा जी साहित्य सम्मेलन प्रयाग जी जी। और इससे भी सबसे पहली और सबसे जो पुरानी संस्था है वो महात्मा गांधी जी ने जो वर्धा में बनाया था जी। और वो था राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। बिल्कुल ठीक। तो जी जी तो राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने बहुत काम किया इसमें और जो इसी सिलसिले में उन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व ही दक्षिण भारत में भी दक्षिण भारत राष्ट्र भाषा प्रचार समिति भी बनाई थी। और आज हर राज्य में लगभग उनकी शाखाएं हैं और वो अपने स्तर पे कई सम्मेलन कई गोष्ठियों का आयोजित करते हैं। और जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं और जो हिंदी भाषी भी लोग हैं जो मतलब हिंदी की सेवा में लगे हिंदी से भी हैं, उनको सम्मानित करने का काम भी करते हैं। और उनके द्वारा बहुत से पब्लिकेशन भी हैं उनकी खुद की भी। और मुझे सबसे जो खुशी इस बात की है कि उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपनी इच्छा से जुड़े हैं और वो उसमें योगदान अपना जो मतलब धन से भी दे रहे हैं, अपने श्रम से भी दे रहे हैं। क्योंकि वो संस्था ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा किसी को तनख्वाह दे सकें। हाँ। या जो कोई उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। जी जी। और एक जो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे इसको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए कि मेरा एक कार्यकाल 2 साल का जो महानिदेशालय असम राइफल शिलोंग में था। अच्छा। जो जी तो मैंने देखा कि तो उसमें मुझे जो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार का अवसर भी मिला और मुझे जो बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वो ये था कि लोगों में हिंदी बोलने के प्रति कोई उनमें मतलब विरक्ति नहीं है या ऐसा वो नहीं सोचते कि हिंदी हम बोलने से कुछ हमारी भाषा कम हो रही है या ये है कि हिंदी भाषी लोग हमको डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। और उसका श्रेय जाता है जो हमारे जो फिल्म है, जो हमारी आकाशवाणी है, जो हमारा दूरदर्शन है, जो इसने इतना काम किया है इससे जी बहुत ज्यादा काम किया। अब तो प्राइवेट बहुत सारे जो मतलब FM जो रेडियो भी हैं या यूट्यूब भी है या इसी तरह की चीजें हैं। तो मैंने ये देखा कि उस समय की वो मतलब हिंदी फिल्मों से बहुत प्रभावित थे
हाँ हाँ। और कई बार मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वो लोग हिंदी फिल्मों के डायलॉग उनको रटे हुए थे और वो हिंदी फिल्मों के गाने भी बहुत अच्छे से गाते थे। बिल्कुल। और उनको जी और उनको बहुत अच्छा लगता था कि भाई वो हिंदी फिल्में देख रहे हैं। और मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे काफी लोग अंग्रेजी जो पसंद करते हैं, लेकिन वो जब फिल्में देखने की मतलब बात आती है तो हिंदी फिल्में देखना जो पसंद करते हैं, हिंदी गाने सुनना जी, हिंदी तो खास तौर से आकाशवाणी को सुनना बहुत पसंद करते हैं। जी। चलिए, आकाशवाणी से तो हिंदी भाषा में ही ज्यादातर सब काम होता है और अधिकांश काम जो होता है उसका आकाशवाणी का उद्देश्य ही यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बिल्कुल काम करती है कि लोगों को ज्ञान भी मिले और लोगों का मनोरंजन भी हो। बिल्कुल यही वजह है कि उसका प्रचलन कभी कम हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ये हिंदी के प्रचार प्रसार में मास मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है और ये मास मीडिया के क्षेत्र में आकाशवाणी या अन्य गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं मतलब उन्होंने जो काम किया है वो तो मैं समझता हूँ वो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा मतलब धन्यवाद दिया जाना चाहिए, उनका साधुवाद होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे जगह पे भी मैंने देखा है कि जहाँ दूसरे जो माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता तो वहाँ रेडियो के माध्यम से ही पहुंचा मतलब जा सकता है और उसमें एंटरटेनमेंट के अलावा काफी शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी होते हैं। तो ये उसका ये बड़ा महत्व है। अब तो देखिए आकाशवाणी जो है वो भाई बिजली से जो रेडियो चलते हैं और बैटरी जो सेल से भी ट्रांजिस्टर चलते हैं, लेकिन अब तो मोबाइल ऐप पर भी भारत के कोई भी केंद्र हो हम अपने मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, समय के साथ जो बहुत उन्नत हुई है सारी जो चीजें, और यही है कि जैसे कहते हैं कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है एक, तो मतलब यही है कि जीवित वो वही रहता है जो समय के साथ अपने को जो है बदलते रहे और अपने जो भी आसपास की जो मांग है उसके साथ अपना सामंजस्य बिछाए। तो मैं इसके लिए आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सर आकाशवाणी की ओर से मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ, आकाशवाणी आपको धन्यवाद दे रही है कि आप हमारी जो हिंदी श्री विश्व रूप पाल जी हमसे जुड़े और हिंदी के महत्व को, हिंदी दिवस के महत्व को, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह जो हम लोग सब मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसका प्रचार प्रसार और इसको सशक्त बनाए रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से हमें जानकारी दी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। धन्यवाद कल्पना जी और सभी श्रोताओं को। हिंदी के महत्व पर जानकारी दे रहे थे प्रधान महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर के हिंदी अधिकारी श्री विश्वरूप पाल जी। साथियों, कोरोना के संक्रमण से हम बच सकें इसके लिए हम पूरी तरीके से सब कुछ सारी शिद्दत से काम करते ही हैं। सरकार की ओर से भी काफ़ी जो मदद मिल रही है, इसके तहत हम आपको बताना चाहेंगे कि बिना लक्षण या कम लक्षण वाले जिन कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा, स्वास्थ्य विभाग उनको किट प्रदान करेगा। इस किट में दवाइयों के साथ ही 20 मास्क व अन्य सामग्री होगी। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि ज़िले के CMHO कुल एक्टिव मरीजों में 40% के लिए होम आइसोलेशन किट तैयार करवाएगी। होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय मरीज़ को ये किट दी जाएगी। साथ ही मरीज़ को अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भी थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदने की सलाह दी जाएगी। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को आज्ञा दीजिए।
ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।